कन्या लग्न में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह पैरेलल यानी तटस्थ है। अगर हमने यह जान लिया तो यह जान लीजिए कि आप अपनी दशा, अपनी अंतरदशा को समझ सकते हैं कि यह कैसी है, और इस स्थिति में हमें संकुचित रहना है, किसी एक निश्चित सीमाओं के अंदर रहना है, या फिर हमें अपने पूरे प्रयास झोंक देने हैं, पूरी ताकत झोंक देनी है। समय कैसा चल रहा है हम तभी जान पाएंगे जब हम कन्या लग्न के ग्रहों का सटीक विश्लेषण कर लेंगे। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न की, या समझने की कोशिश करेंगे कि कन्या लग्न के जितने भी जातक हैं वह यह कैसे जाने कि उनका समय यह ठीक चल रहा है, सारे प्रयास करने वाला समय चल रहा है, हर तरफ से कोशिश वाला समय चल रहा है, या फिर स्वयं को थोड़ा सा संकुचित करके एक खोल के अंदर रहने जैसा, यानी एक सीमा, एक परिधि के अंदर रहने जैसा समय है। बहुत ज्यादा व्यापार में प्रयास नहीं करने वाला है, बहुत अधिक अपनी जॉब को भी स्विच नहीं करने वाला, जहां जैसे है वैसे ही हमको अभी इस समय को काट लेना है। शास्त्रों में वर्णित हम बात अगर करें तो होरा शास्त्रों में पाराशर जी ने कन्या लग्न के संबंध में कुछ श्लोक कहे हैं, उसको समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। पुजजी वेन दवः पापा एक एव भृगु शुभः भार्गवेन्दु सुतावेव भवेताम योग कारको। यह कारक मारक विचाराध्याय श्लोक नंबर 24 में पाराशर जी कहते हैं कि कन्या लग्न वाले को भौम यानी मंगल, गुरु और चंद्रमा पाप फल देने वाले होते हैं। केवल शुक्र ही शुभ फलदायक हैं। शुक्र और बुध का जो योग है वह राजयोग कारक है, समझते हैं। भौम यानी मंगल, तो कन्या लग्न में जो मंगल होते हैं वह अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं, दो खराब भावों के स्वामी हैं, इस कारण खराब फल देने वाले होते हैं। अगर कुंडली में इनकी प्लेसमेंट यानी या किसी अगर अच्छे भाव में न बैठे हो, मित्र की राशि में न बैठे हो, तो निसंदेह या खराब फल ही देंगे। तो इनकी दशा अंतरदशा खराब कष्ट देने वाली होगी। इसी तरह यह गुरु को कहते हैं, यानी बृहस्पति देव को। तो कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव दो केंद्रों के स्वामी होकर पाप प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। तो अगर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट यानी किसी अच्छे भाव में अगर इनकी प्लेसमेंट नहीं है, अगर ये अच्छे भावों में नहीं बैठे हैं, मित्र की राशि में नहीं बैठे हैं, तो निश्चित खराब फल देने वाले, पाप फल देने वाले होंगे। निहंता कवि रण्ये तु मारकास्तु कुजादयः प्रतीक्षते फलान युक्तान एवं कन्या भवे बुधैः। पाराशर जी कहते हैं मार्केश शुक्र ही होता है कन्या लग्न में। कारक भी कह रहे हैं, मारक भी कह रहे हैं। अन्य मंगल आदि जो मार्केश के जो सहचर्य से फल देते हैं, जो बाकी के जो ग्रह हैं वह सहचर्य वाले नियम के अनुसार फल देंगे। मतलब कि जैसे हमने भी बात की, मंगल, गुरु और चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य को तो खैर अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो उतना दोष नहीं लगेगा, लेकिन मंगल और गुरु यानी मंगल की प्लेसमेंट और बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर कुंडली में खराब हो, पापक ग्रहों से युत हो या दृष्ट हो, तो यह खराब फल देने वाले हो जाएंगे। तो यह शुक्र के साथ अगर युति करते हैं तो उसके मारकत्व को प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं इनकी दशाएं और अंतरदशाएं भी इस प्रकार की होंगी जो कष्टकारी, पीड़ादायक होंगी। तो इनसे बचने के लिए करना क्या है? बीज मंत्र का जाप करें कन्या लग्न के जातक, मंगल और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। एक तो यह क्या करेगा, अगर प्लेसमेंट खराब है तो इनकी पीड़ा और इनके कष्ट से मुक्ति देगा, या बहुत अच्छे फल हो सकता है न दे पाए, लेकिन आपको खराब फल न देने वाले ग्रह जरूर बन जाएंगे। दूसरा, शुक्र को जो मारकत्व दिया है पाराशर जी ने, वह इसलिए दिया है क्योंकि नवम के साथ साथ द्वितीय भाव का भी स्वामित्व है शुक्र के पास, तो द्वितीय भाव में भी मार्केश की प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब अगर शुक्र मान लीजिए कि सप्तम से संबंध बना ले या फिर अष्टम से संबंध बना ले, तो मार्कत्व उसका और बढ़ जाएगा।
तीव्रता आ जाएगी उसके मारकत्व में, तो भूल कर भी फिर इन स्थितियों में अपने राजयोग को फलित करने के लिए डायमंड या शुक्र के किसी और उपरत्न को धारण ना करें। कन्या लग्न वाले भोग को नियंत्रण में रखें। शुक्र का कारकत्व जो है वह भोग का है, तो किसी भी भोग को पाने के लिए एक सीमा बना लें, उस सीमा के अंदर रहकर सात्विक तरीके से अच्छे भाव के साथ उसको पाने की कोशिश करें, तो शुक्र का यह जो मारकत्व है यह कम होगा और आपके लिए विशेष नेगेटिव नहीं होगा, बहुत ज्यादा नकारात्मक फल नहीं देने वाला होगा। दूसरी, सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो इनकी भी प्लेसमेंट डिपेंड करेगी कि यह किस प्रकार का फल देंगे। बुरे भावों में अगर बैठेंगे या बुरे भावों के स्वामियों के साथ राहु केतु की दृष्टियां पड़ रही हों, तो फिर यह खराब फल देने वाले हो जाएंगे। इनकी स्तुति, इनकी आराधना, इनका बीज मंत्र लाभ पहुंचाएगा कन्या लग्न के जातकों के लिए। इसी के साथ ही साथ शनि पंचमेश और षष्ठेश होते हैं, यानी एक अच्छा और एक खराब भाव के स्वामी, तो यह भी साहचर्य नियम देंगे। प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी तो यह अच्छा फल देने वाले होंगे, और प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो निश्चित यह भी बुरा फल देने वाले होंगे। तो इनकी दशाएं और अंतरदशाएं प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अपनी कुंडली में जरूर जांचें कि इनकी जब जब अंतरदशा आई है तब तक क्या प्रभाव आपके पास रहा है। निश्चित ऐसा ही फल आपको देखने को मिलेगा। तो इस शनिदेव की भी स्तुति, आराधना, इनके बीज मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। तो आप अपनी अंतरदशा जन और जो महादशा है उसको देखिए। अगर खराब ग्रहों की अंतरदशा महादशा चल रही है तो बीज मंत्र का जाप करें, तो इनके पाप फल में, इनके अशुभ फल में निश्चित कमी आ जाएगी और आप उस पीड़ा, उस कष्ट से बच सकते हैं। तो कन्या लग्न के जातकों के लिए यही सलाह है कि शुक्र बहुत अच्छे स्वामी होते हैं, लेकिन अगर ये अपने भोग को एक नियंत्रण में, एक सीमा में रखेंगे, परिधि के अंदर अगर शुक्र के कारकत्व का उपयोग करते हैं तो उनको जीवन में वो सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ मंगल और कहीं ना कहीं बुध तो योग कारक है, सॉरी माफी चाहूंगा, मंगल और गुरु, तो मंगल और गुरु के उस कारकत्व को, यानी मंगल यानी आपकी उत्तेजना, आपका क्रोध, आपका साहस, आपके छोटे भाई बहन, इनके साथ तालमेल बिठा के चलें, अकारण किसी को परेशान ना करें। आपके अंदर क्रोध, झुंझलाहट आता है तो थोड़ा धैर्य और पेशेंस से काम लें, अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करें। तो यही गुरु और मंगल आपके लिए अच्छे बन सकते हैं, आप इनका सदुपयोग कर सकते हैं। इनकी महादशाएं और अंतरदशाएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह हमसे यही चाहते हैं कि यह ग्रह इसीलिए खराब भावों के स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि हमसे उस प्रकार की गलतियां हुई होंगी पूर्व के जन्मों में, तभी यह ग्रह खराब होकर उस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम अगर अपने अंदर उस भाव के कारकत्व, उस ग्रह के कारकत्व को शुभता में बदलने के लिए अच्छे काम करने लगे उस ग्रह से संबंधित, तो निश्चित वह फल हमें अच्छा मिलने लगेगा, शुभ मिलने लगेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।